27 मार्च 1993 सुबह 10 बजे केरला की कुट्टम वेस्ट पुलिस स्टेशन की एडिशनल सब इंस्पेक्टर मिस्टर बी ऑगस्टिन को कुएं के अंदर से एक नन की लाश मिली थी। लाश को पानी से बाहर निकाले काफी वक्त हो गया था, लेकिन तब भी सर से खून निकलना बंद नहीं हो रहा। पूरे शरीर में कई चोट के निशान थे। लाश को देख के लग रहा था पानी में डूबे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके। लाश को कोई भी आम इंसान देख के कह सकता था कि इनको मारा गया है, लेकिन पुलिस को ये साबित करने के लिए कि ये एक मर्डर है, पूरे 28 साल लगने वाले। ये केरला की सबसे लंबी चलने वाली और सबसे कंट्रोवर्शियल केस है, जिसमें ना सिर्फ स्टेट पुलिस बल्कि देश की टॉप प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई भी 3 बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वकीलों को पकड़ नहीं पाती है। आखिर ये केस इतना पेचीदा क्यों था और इस मर्डर के पीछे किसका हाथ था? चलिए इस केस के तह तक जाते हैं और समझते हैं क्यों इस केस को सॉल्व होने में पूरे 28 साल लग गए। पुलिस को जिस कुएं के अंदर से उस नन की लाश मिली थी, वो कुआं उसी कॉन्वेंट के अंदर था जिस कॉन्वेंट में वो रहती थी। उस कॉन्वेंट का नाम था सेंट पियर्स द 10th कॉन्वेंट, जिसमें उस वक्त टोटल 123 लड़कियां रहती थी और उसमें कुछ नन भी थी। उस नन में से एक थी कॉन्वेंट की रूम नंबर 8 में रहने वाली सिस्टर अभया, जिनकी लाश पुलिस को उस कुएं के अंदर से मिली थी। सिस्टर अभया का असली नाम था बीना थॉमस। वो एक गरीब कैथोलिक परिवार से थी। वो बचपन से ही बहुत रिलीजियस थी और अपनी पूरी जिंदगी गॉड और लोगों की सेवा में गुजरना चाहती। इसलिए सिर्फ 18 साल की उम्र में ही वो एक नन बन गई थी। मरने के वक्त वो सिर्फ 21 साल की थी और कॉन्वेंट में रह के अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही। घटना वाले दिन सुबह सिस्टर अभया के कॉलेज में एक एग्जाम था, जिसके लिए वो सुबह जल्दी उठ के अपने रूम में पढ़ाई करने वाली थी। तो फिर सिस्टर अभया के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसके लिए उनको बाहर कुएं तक जाना पड़ा था? क्या किसी ने उनको वहां पर बुलाया था और फिर मार डाला था? यही सब जानने के लिए सबसे पहले एएसआई बीवी ऑगस्टिन ने सिस्टर अभया की रूम में सिस्टर शर्ली से पूछताछ की। सिस्टर शर्ली ने कहा कि उन्होंने ही सिस्टर अभया को सुबह 4 बजे नींद से जगा दिया था, ताकि सिस्टर अभया पर से उठने के बाद सिस्टर अभया बाथरूम गई और बाथरूम से निकलते ही कहा कि उसे प्यास लगी है और ठंडा पानी पीना। लेकिन फ्रिज किचन में थी और किचन नीचे बेसमेंट में थी, इसलिए वो रूम से निकल के सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट तक गई। तब सिस्टर अभया को पता नहीं था कि वो इसके बाद फिर कभी अपने रूम पे वापस नहीं आने वाली। उधर सिस्टर अभया के रूम से बाहर निकलने के बाद ही सिस्टर शर्ली फिर से सो गई। कुछ घंटों के बाद जब सिस्टर शर्ली नींद से जागी तो देखा तब भी सिस्टर अभया रूम में वापस नहीं लौटी थी। तब सिस्टर शर्ली बाकी कॉन्वेंट के लड़कियां और नन के साथ मिलकर बिल्डिंग के एक एक कोने में सिस्टर अभया को ढूंढना शुरू किया। तभी एक नन को बिल्डिंग के कुएं के पास सिस्टर अभया के एक जूता पड़ा हुआ देखा। ये देख के सभी को लगा कि शायद सिस्टर अभया गलती से कुएं के अंदर गिर गई होगी, इसलिए एक सिस्टर ने पुलिस को कॉल किया। ये सारी बातें सुनकर बीवी ऑगस्टिन उनके टीम के साथ सबसे पहले बेसमेंट की उस किचन का मुआयना करने गए, क्योंकि सिस्टर शर्ली के बयान के मुताबिक सिस्टर अभया आखिर में उसी किचन में गई थी। किचन का दरवाजा बाहर से लॉक था। देख के लग रहा था किसी ने किचन का दरवाजा हड़बड़ी में बंद किया, क्योंकि दरवाजे के नीचे एक कपड़ा फंसा हुआ था। जो कपड़ा नन अपने सर में पहनती है। बाद में पता चला था कि वो कपड़ा सिस्टर अभया का था। फिर पुलिस उस दरवाजे को खोलती है और जैसे ही एएसआई ऑगस्टिन किचन के अंदर की हालात को देखते हैं, तभी उनको समझ आ जाता है कि किचन के अंदर कुछ तो जरूर हुआ है। किचन के फ्लोर पे ठीक फ्रिज के पास एक पानी का बोतल खुला पड़ा हुआ था। उसके ठीक पास एक टोकरी और एक बड़ा कुल्हाड़ी पड़ा और पुलिस को उसी फ्रिज के नीचे से सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल भी मिली। सिर्फ एक चीज नहीं मिली जो इस किचन को एक परफेक्ट क्राइम सीन बना सकता था, वो है किसी भी तरह की खून के निशान, क्योंकि एएसआई बीबी ऑगस्टिन को क्राइम सीन से कोई खून के निशान नहीं मिले थे। इसलिए उन्होंने अब तक जो भी गवाही सुनी थी उसको क्राइम सीन से जोड़ के एक कहानी बनाते रहे, जो शायद उस दिन सिस्टर अभया के साथ घटी। उनके मुताबिक सिस्टर अभया उस दिन सुबह किचन में आई और
कुछ अजीब देखा जिसकी वजह से उनकी जान गई और उन्होंने ये 28 मार्च 1992 के दिन यानी घटना के अगले दिन केस डायरी में लिखी थी। इससे पहले वो क्राइम स्पॉट पे फोटोग्राफर बुला के किचन और लाश की फोटोज निकाल लेते हैं, फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उट्टयम मेडिकल कॉलेज भेज के, जहाँ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर सी राधाकृष्णन सिस्टर अभया का बॉडी का पोस्टमार्टम करते। बस वही आखिरी दिन था जब इस केस की सही दिशा में तहकीकात हो रहा है। इसके बाद गुनहगारों ने अपने पावर और इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू कर दिया और केस को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश किया। कुछ ही दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टर अभया की मौत 27 मार्च की रात 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में हुई थी। सर के पीछे 3 घाव के निशान थे, जिसमें 2 घाव ऐसे थे जिससे ब्लीडिंग हुई, लेकिन घाव इतने गहरे भी नहीं थे जिससे स्कल यानी खोपड़ी फ्रैक्चर। शरीर में कई जगह स्किन घिसने के भी निशान थे। डॉक्टर सी राधाकृष्णन के मुताबिक सिस्टर अभया की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई और बाद में पुलिस ने भी कहा कि ये सभी चोटें सिस्टर अभया को कुएं में गिरने की वजह से आए थे। इसलिए लोकल पुलिस ने क्राइम सीन को नजरअंदाज करके डॉक्टर सी राधाकृष्णन के पोस्टमार्टम के आधार पर सिस्टर अभया की मौत को एक खुदकुशी का केस बता ली, जो कॉन्वेंट में रहने वाले नन मानने को राजी नहीं थे। इसलिए कॉन्वेंट के मदर सुपीरियर को मिला के टोटल 67 नन एक चिट्ठी लिखते हैं उस वक्त के केरला के चीफ मिनिस्टर के करुणाकरन के और विनती करते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि सभी नन वो सब देख पा रहे थे तो शायद लोकल पुलिस और डॉक्टर्स जानबूझ के देखना नहीं चाहते थे। कुछ पावरफुल लोग इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि कॉन्विक्ट के अंदर का वो काला और घिनौना राज सबके सामने ना आ जाए। उस वक्त एक लोकल एक्टिविस्ट जम्मम पुथन पुराक्कल द्वारा गठन किया गया एक्शन काउंसिल ने भी केरला सरकार के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर बनाया, लेकिन केरला सरकार केस को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि 17 दिन बाद ही यानी 13 अप्रैल 1992 के दिन इस केस को लोकल पुलिस से लेके स्टेट पुलिस की स्पेशल विंग क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। क्राइम ब्रांच ने पहले आसपास के कुछ आवारा लड़कों को उठाया जो उन दिनों कॉन्वेंट में धमकी भरे कॉल्स किया करते थे। फिर उस लड़कों से सख्ती से पूछताछ किया और अगले 12.5 महीने बस यही सब चलता रहा, लेकिन कुछ सफलता क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लगी। 30 जनवरी 1993 क्राइम ब्रांच ने क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी और क्लोजिंग रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच जो कहती है वो किसी ने नहीं सोचा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सिस्टर अभया मानसिक रूप से बीमार थी और उस दिन जब सिस्टर अभया किचन में पानी लेने गई तब अचानक में दौरा पड़ा, जिसकी वजह से किचन में सब कुछ बिखरा पड़ा था। सिस्टर अभया को उस दिन दौरा डिप्रेशन के चलते पड़ा था, क्योंकि वो अपने पीरियड साइकिल्स में थी, जो सिस्टर अभया के पोस्टमार्टम रिकॉर्ड से पता चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने ये तक भी कहा कि सिस्टर अभया की माँ और उनके एक अंकल भी इसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और सिस्टर अभया के उस अंकल ने कई बार कुएं में कूदकर अपनी जान देने की भी कोशिश कर चुके, जैसे सिस्टर अभया ने किया है। ये सुन के केरला के पूरे कैथोलिक समाज के लोग गुस्से में थे। सब रास्ते पे उतर आए थे। हर जगह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगे, जिसकी वजह से केरला सरकार प्रेशर में थी। इसलिए सिस्टर अभया के मौत के 1 साल बाद 29 मार्च 1993 सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया गया। अब केरला के लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी ही गुनहगार पकड़ा जाएगा, लेकिन उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि सिस्टर अभया के कातिलों को जेल के अंदर देखने के लिए उन्हें 28 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में इस केस में कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेगा। इस केस को अब लीड कर रहे थे डीएसपी उपरगेश ई थॉमस। इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में ही सीबीआई ने क्राइम ब्रांच के ऊपर सारे इम्पोर्टेंट सबूत डिस्ट्रॉय कर देने के आरोप लगाए। इसमें सिस्टर अभया के कपड़े और डायरी शामिल थी, जो सीबीआई के लिए इस केस को सॉल्व करने में काफी मददगार साबित हो सकते थे। इसलिए अब सीबीआई को सिस्टर अभया की मौत को मर्डर साबित करना और भी मुश्किल हो गया। इस बीच केस को 9 महीने लीड करने के बाद अचानक डीएसपी वर्गेश पी थॉमस 30 दिसंबर
1993 इस केस को छोड़ने का डिसीजन लेते और उसी दिन अपनी जॉब से भी रिटायरमेंट ले लेते। हालांकि वो अभी भी पूरे 8 साल जॉब कर सकते थे। फिर 19 दिन बाद 19 जनवरी 1994 रिटायर्ड बर्गेश पी थॉमस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बर्गेश पी थॉमस सबको वो सब खुल के बताते हैं जिसके बारे में सबको पहले से एक अंदेशा था। रिटायर्ड बर्गेश पी थॉमस कहते हैं कि उनको पूरा यकीन है कि सिस्टर अभया का बेरहमी से मर्डर किया गया है, लेकिन उनके सीनियर मिस्टर बी त्यागरंजन का स्ट्रिक्ट ऑर्डर का कि केस डायरी में इस केस को सुसाइड देखा जो रिटायर्ड बर्गेश पी थॉमस के उसूलों के खिलाफ था। इसीलिए उन्होंने केस छोड़ने का और साथ ही साथ रिटायरमेंट से पहले अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब पूरा इंडिया इस केस के बारे में बात कर रहा था और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। तुरंत ही वी त्यागरंजन को इस केस से और सीबीआई कोची यूनिट में सुपरिटेंडेंट के पद से हटाया गया। ये केस सीबीआई के दूसरे ऑफिसर को दिया गया। 7 अप्रैल 1995 सीबीआई की एक टीम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कॉन्वेंट पहुंची। उनके साथ एक पुतला था जिसका हाइट और वेट बिल्कुल सिस्टर अभया के हाइट और वेट जैसा। वो उस पुतले को बार बार अलग अलग तरीके से कुएं के अंदर फेंकते हैं, ये देखने के लिए कि पुतले को भी वैसे ही चोटें लगती है कि नहीं जैसी चोटें मरने के वक्त सिस्टर अभया के शरीर में थी। सीबीआई एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सी राधाकृष्णन का भी ओपिनियन सुना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 29 नवंबर 1996 सीबीआई ने अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट दी और कहा कि सीबीआई समझ नहीं पा रहे कि सिस्टर अभया की मौत खुशी है या फिर मर्डर। केरला हाई कोर्ट सीबीआई की ये रिपोर्ट नहीं मानती और फिर से सीबीआई को तहकीकात करने के लिए बोलती। इस बार सीबीआई की नई टीम ने सबसे पहले सिस्टर अभया के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को फिर से चेक किया और इसके लिए सीबीआई ने 3 खास डॉक्टर्स को बुलाती। खास इसलिए क्योंकि तीनों डॉक्टर्स केरला के नहीं थे और पहली बार सीबीआई को एक कामयाबी मिलती है। तीनों डॉक्टर्स जब सिस्टर अभया की मौत के बाद खींची गई तस्वीरों को देख रहे थे तो उन्हें सिस्टर अभया के गले पे एक काला निशान दिखते, जिसको देख के लग रहा था मौत से पहले किसी ने सिस्टर अभया का गला दबाया था। तीनों डॉक्टर्स हैरान थे कैसे इतना बड़ा सबूत केरला की पुलिस ने नजरअंदाज किया और इस निशान के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी नहीं लिखा गया था। लेकिन अब इससे ये बात तो सीबीआई को पता चल गई कि सिस्टर अभया ने खुदकुशी नहीं किया था बल्कि किसी ने उनका मर्डर किया था, लेकिन पहले ही बहुत सारे सबूत को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसलिए कोई सबूत ना होने की वजह से सीबीआई ने 9 जुलाई 1999 अपनी दूसरी क्लोजिंग रिपोर्ट दी, जिसमें सीबीआई ने माना कि सिस्टर अभया का खून हुआ है, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से खूनी का पता नहीं चल पाया। फिर से एक बार को सीबीआई की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी और सीबीआई के एक नई टीम को फिर से तहकीकात करने का फैसला सुनाती है। इसके बाद 25 अगस्त 2005 फिर से एक बार सीबीआई क्लोजिंग रिपोर्ट में पेश करती है और इस बार केस को एक अनप्रेस्ड केस करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है केस को क्लोज करने की। अनप्रेस्ड केस यानी जिस केस में खातिर कौन है ये पता नहीं चल पाता और इस बार भी फिर से कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट को मानने से इनकार करती है और 4 सितंबर 2008 केस सीबीआई के कोची यूनिट को दे देती है और 3 महीने का वक्त देती है केस को सॉल्व करने के लिए। इस बार सीबीआई सबसे पहले रिटर्न कर चुके एएसआई बीवी ऑगस्टिन को बुलाया और सख्ती से पूछताछ किया। सीबीआई को शक था कि एएसआई रह चुके बीवी ऑगस्टिन ने जानबूझकर या फिर किसी सीनियर के दबाव में आके सिस्टर अभया के गले पे वो काला निशान को इग्नोर किया। इसलिए सीबीआई बीवी ऑगस्टिन के ऊपर लगातार प्रेशर बना रही थी ताकि प्रेशर में कमजोर होते बीवी ऑगस्टिन सच उगल। लेकिन सीबीआई का ये दाव सीबीआई के ऊपर ही भारी पड़ा। 25 नवंबर 2008 पुलिस को बीवी ऑगस्टिन की लाश मिलती है। बीवी ऑगस्टिन अपना हाथ काट के और पॉइजन खा के खुदकुशी कर लेते और एक सुसाइड नोट छोड़ जाके, जिसमें वो अपने खुदकुशी करने का कारण सीबीआई के टॉर्चर को बताते। इसके बाद सीरियल को समझ आ गया था कि वो ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं कर सकती, इसलिए सीबीआई इस केस में पहले किए गए गलतियों के कारण ढूंढने की जगह नए सबूत ढूंढने में लग गए। कभी सीबीआई की किस्मत चमकी। सीबीआई के हाथ उस कॉन्वेंट के एक पड़ोसी संजू पी मैथ्यू लगा, जिनका बयान इतने सालों में पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने बताया कि घटना वाली रात यानी 26 मार्च 1992 के रात 12:30 बजे उन्होंने कॉन्वेंट के बाहर फादर थॉमस पक्टूट का स्कूटर खड़ा हुआ देखा।
फादर थॉमस कोट्टू सिस्टर अभया के कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाते थे और वो चर्च में एक प्रीस्ट भी थे। लेकिन सेंट पियर्स द 10th कॉन्वेंट एक गर्ल्स हॉस्टल का। तो रात के 12:30 फादर थॉमस कोट्टू वहाँ पे कर क्या है, यही जानने के लिए सीबीएन ने कॉन्वेंट और चर्च में पूछताछ किया। पहले तो बहुत लोग डर के इस बारे में बात करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन कुछ प्रीस्ट और नन ऐसे थे जिन्होंने खुल के सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त कॉन्वेंट में रहने वाले ज्यादातर लोग ये जानते थे कि फादर थॉमस कोट्टू और कॉन्वेंट में रहने वाली सिस्टर सेफी के बीच में अफेयर था। सिस्टर सेफी उस वक्त कॉन्वेंट की इंचार्ज थी, जिसका फायदा लेके वो चोरी छुपे रात को कॉन्वेंट के अंदर फादर थॉमस कोट्टू से मिला करती। ऐसे और भी कई फादर थे जो कॉन्वेंट की लड़कियों को बहला फुसला के उनके साथ संबंध बनाते थे। इन सब में फादर जॉस उत्तरकायल भी शामिल थे। अब सीबीआई को सिस्टर अभया के कत्ल के पीछे का कारण समझ में आने लगा था। इसलिए 19 नवंबर 2008 सीबीआई ने फादर थॉमस कोट्टू, फादर जॉस उत्तरकायल और सिस्टर सेकी को सिस्टर अभया के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। अब सीबीआई को सिस्टर अभया के मौत के पीछे का कारण तो पता चल गया, लेकिन उसे साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था। इसलिए कुछ दिन बाद ही 1 जनवरी 2009 को केरला हाई कोर्ट ने तीनों को बेल पे जेल से रिहा कर दी। लेकिन अब जो ट्विस्ट इस केस में आने वाला था वो खुद सीबीआई को भी अंदाजा नहीं था। दोनों फादर और सिस्टर सेफी का गिरफ्तार होना और फिर बेल मिलना, ये सब जब चल रहा था कोई ऐसा था जो ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था और वो कुछ ऐसा जानता था जिससे ये केस पूरे तरीके से सॉल्व हो सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सीबीआई की मदद करेगा। इसलिए वो सीधा कोची सीबीआई के ऑफिस चला आया और बताया कि उसका नाम है अदक्का राजू और वो 26 मार्च 1992 की रात यानी कत्ल वाली रात को उसी कॉन्वेंट के अंदर था। वो उसका तीसरी बार था जब वो रात के अंधेरे में उस बिल्डिंग के अंदर चोरी छुपे घुस रहा था। उसको बिल्डिंग के छत पे लगी कॉपर वायर चुरानी और वो पहले भी 2 बार इसी बिल्डिंग से कॉपर वायर चोरी कर चुका था। वो हर बार की तरह उस दिन भी रात के लगभग 3 बजे बिल्डिंग के पीछे लगी एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बिल्डिंग के अंदर घुस। बिल्डिंग के पीछे एक स्पाइरल सीढ़ी जो बिल्डिंग के छत से लेके बेसमेंट के अंदर किचन तक जाती, वो उस सीढ़ी से सीधा छत पे गया और कॉपर वायर चुराने लगा। तभी उसको 2 आदमी हाथों में टॉर्च लिए सीढ़ियों से उसके तरफ आते हुए दिखे। उसको लगा कि वो आज पकड़े जाने वाला है, इसलिए वो जल्दी से छुप गए। वो दोनों छत में आए और एक दूसरे की तरफ पीट करके छत के पैरबैक पॉल पे टॉर्च मार के कुछ देखने लगे। फिर नीचे जमीन पे टॉर्च मार के देखने लगे। ऐसा लगा जैसे कुछ ढूंढ रहे थे और फिर चले गए। ये दोनों ही फादर थे। दोनों में से एक थे फादर थॉमस कोट्टू। लोकल होने की वजह से अदक्का राजू फादर थॉमस कोट्टू को अच्छे तरीके से पहचानता था। उसे पहले लगा कि वो दोनों उस दिन उसको पकड़ने आए थे, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसी रात एक नन का कत्ल हुआ है और इसके लिए सीबीआई फादर थॉमस कोट्टू और सिस्टर सेफी को गिरफ्तार किया है, तो वो गवाही देने के लिए आ गया। उसने उस दिन दोनों फादर के साथ एक सिस्टर को भी देखा। अब सीबीआई के पास एक पुख्ता गवाही था जिसने मर्डर वाली रात तीनों आरोपी को एक साथ देख। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में अदक्का राजू से पूछा कि ये केस तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो फिर वो इतने दिन गवाही क्यों नहीं दिया। इसके जवाब में अदक्का राजू ने वो कहा जो इस केस में पुलिस से भी सबसे बड़ी गलती। उसने बोला कि वो 17 साल पहले क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाके ठीक यही बात बोला था, लेकिन पुलिस ने उसके बातों पे विश्वास नहीं किया क्योंकि वो उस वक्त एक चोर था और उसको ही गुनहगार मान के जेल में 58 डेज तक उसके साथ टॉर्चर किया। लेकिन वो अपनी बातों पे अड़ा रहा कि उसने कोई खून नहीं किया है और पुलिस को मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा। इसके बाद कई लोगों ने उसको पैसा ऑफर किया ताकि वो ये गुनाह अपने सर पे ले ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बीच सीबीआई ने फादर थॉमस कोट्टू, फादर जॉश पुत्रकायल और सिस्टर सेफी का नार्को टेस्ट भी कराती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि गुनहगारों को छुपाने के लिए नार्को टेस्ट की 3 वीडियोस में टोटल 72 एडिट्स किए गए। साल 2009 में एक लोकल चैनल कैराली टीवी 80 नार्को टेस्ट के वीडियो को टेलीकास्ट कर देती है और वीडियो में सिस्टर सेफी बोलती है कि उन्होंने सिस्टर अभया के सर पे कुल्हाड़ी से मारा था। 17 जुलाई 2009
सिस्टर अभया के मौत के लगभग 17 साल बाद फाइनली सीबीआई चार्जशीट जमा करती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एर्नाकुलम पे। सीबीआई अपने चार्जशीट में कहती है कि 27 मार्च 1992 के दिन सुबह 4 बजे सिस्टर अभया किचन में पानी लेने जाती है और फादर थॉमस पुट्टू, फादर जॉश पुत्र कायल और सिस्टर सेफी को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दे गई थी। इससे तीनों आरोपी बुरे तरीके से घबरा जाते हैं क्योंकि आरोपी नहीं चाहते थे कि उनके बीच की ये राज बाहर किसी को पता चले। इसलिए पहले फादर थॉमस कोट्टू सिस्टर अभया का गला पीछे से पकड़ते और सिस्टर सेफी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से सिस्टर अभया के सर के पीछे 3 बार करती है, जिससे सिस्टर अभया बेहोश हो जाती है। फिर तीनों आरोपी ने सिस्टर अभया को ले जाके जिंदा ही कुएं में फेंक देते हैं, जिसके वजह से सिस्टर अभया की मौत पानी में डूबने के कारण हो जाती है। ये तीनों आरोपी किचन में जाते हैं और नीचे गिरे खून को अच्छे से साफ कर देते हैं। इसके बाद केस ट्रायल में एक लंबा वक्त लग जाता है। इस बीच कई गवाह कोर्ट में गवाह देने के बाद पलट जाते, लेकिन एक आदमी की गवाही नहीं बदलती और वो है अदक्का राज। भले ही वो एक चोर था, लेकिन उसके अंदर बाकी सबसे ज्यादा इंसानियत बची और ये बात सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने भी माना और अदक्का राजू की गवाही के बिना पे 28 साल बाद 22 दिसंबर 2020 केरला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फादर थॉमस कोप्पू और सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया को मारने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। उससे पहले ही 2018 में सबूत ना होने के कारण फादर जॉश पुत्र कायल को कोर्ट छोड़ देती है। इसके बाद फादर थॉमस कोप्पू और सिस्टर सेफी केरला की हाई कोर्ट में अपील करते हैं और 2022 में उनको बेल मिल जाती है और उनके उम्र कैद की सजा भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आरोपी इंतजार कर रहे हैं उनके अगले ट्रायल के। इस केस में पुलिस से बहुत गलतियां हुई, लेकिन सबसे बड़ी गलती हुई जब उन्होंने अदक्का राजू के बातों को तवज्जो नहीं दिया और कॉन्वेंट के अंदर के लोगों को अपने शक के घेरे से दूर रखा। अगर प्राइम लॉज ने पहले दिन ही अदक्का राजू के बातों पे गौर दिया होता तो शायद गुनहगार कुछ ही दिनों में पकड़ा जाता और सिस्टर अभया को इंसाफ के लिए 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। हेलो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें